नमस्कार बच्चे लोग, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर स्थिति में होंगे। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अब हम लोग सरोजनी नायडू जी को पढ़ने और समझने जा रहे हैं, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कि बच्चे आ जाएं। जल्दी से प्यारे बच्चों, आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए तब तक। यस, कम ऑन। क्या मैं आपको अंजना, दिव्या, सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। क्या मेरी वॉइस अब क्लियर है? जल्दी से बच्चे कमेंट करके बता दो, इज़ माई वॉइस क्लियर? यस सर। आज हम लोग सरोजनी नायडू जी को पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी। आप कितनी बार ये पढ़ते होंगे कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका, तो आप पढ़ते होंगे कि किस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, किस आंदोलन में क्या हुआ। तो पर्दे के पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी काम कर रही थी और उस पर्सनालिटी का नाम आपके सामने है, सरोजनी नायडू। इन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों के लिए। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? ये गायिका तो थी नहीं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो कविता संग्रह था उसको ध्यान में रखते हुए इनको बुलबुल की संज्ञा दी गई। और 1942 की बड़ी रोचक बात है। 1942 का जब आप जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट वाज रनिंग एट दैट टाइम, अगस्त 1942। सरोजनी नायडू met गांधी जी लॉट्स ऑफ टाइम बिफोर 1942। शी met गांधी जी। तो गांधी जी को ये एक ह्यूमरस पर्सनालिटी कहती थी कि गांधी जी के पास बैठ जाओ तो कुछ ना कुछ मजाकिया अंदाज में वो बात करते रहते हैं। तो सरोजनी जी गांधी जी को प्यार से, आपको जान के ताज्जुब होगा, मिकी माउस कहती थी। और ये उन्होंने 1942 में ये कहा था गांधी जी को। और जब उन्होंने गांधी जी को मिकी माउस कहा तो गांधी जी हमेशा प्यार से उनको बुलबुल
बुलाते थे। ऐसी थी हमारी सरोजिनी नायडू। काफ़ी कुछ इनके जीवन में रोचक रहा। अगर हम इनके बर्थ की बात करें तो 1879 में इनका जन्म हुआ था और 1949 में इनकी डेथ हुई थी। जन्म इनका हैदराबाद में हुआ था। एक एक चीज़ बहुत आराम से आपको सरोजिनी नायडू के बारे में बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं भारत की, और इनकी मृत्यु जो है वो लखनऊ में हुई थी। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, अगर ये कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। 1947 से 49 तक ये रही थी और एक दिन अपने कार्यालय में काम कर रही थी एज एन गवर्नर। तो एकदम से इनको 3:30 बजे के आसपास अटैक आया, हार्ट अटैक, जिसे आजकल कार्डियक अरेस्ट शब्द का प्रयोग होने लगा है। तो कार्डियक अरेस्ट आया और सी कोलैप्स। बहुत यूनिक सरोजिनी नायडू का जीवन रहा है, शायद इसीलिए आज हम लोग इनकी चर्चा कर रहे हैं। इनको क्रम से शुरू करने से पहले आइए कुछ रोचक बातें आपको और बता दी जाएं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। हमारा हम सबका प्यारा अनअकैडमी आपके लिए लाया है यूसीएससी। यूसीएससी का मतलब अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है। इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको बिल्कुल ये लगने वाला है कि यूपीएससी की तरह आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं 13 जून को। याद रखना, 10 से 12 2 घंटे का माइनस मार्किंग 100 क्वेश्चन जीएस आपका सामने आने वाला है, और ये टोटल फ्री है सभी बच्चों के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप बिल्कुल नए हैं तो डाउनलोड करिए और उसके थ्रू आप एनरोल करिए, बिल्कुल फ्री। और कहीं भी एनरोलमेंट में अगर आप बिल्कुल नए हैं तो अनु IAS लाइव कोड का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आप एंटर हो जाएंगे। लाइव टेस्ट आपके लिए रहेगा। स्कॉलरशिप इसमें लगभग 3 करोड़ की स्कॉलरशिप है बच्चों के लिए। और उसके पहले चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि स्कॉलरशिप में क्या क्या है। तो अगर जो टॉप रैंकर्स हैं 1 to 50 तक, उनको यहाँ पर आप पर्सनालिटीज़ देख रहे हैं। अभिषेक सरफ जी, शताब्दी मजूमदार जी, दुर्गा शक्ति नागपाल जी, BN रमेश जी, कृष्ण मोहन जी, विपिन सी शर्मा जी, राकेश वर्मा जी, ये सब आपको यूपीएससी CSE 2021 के लिए ट्रेन करेंगे। इनका एक एक शब्द आपके लिए अमूल्य होगा। इन केस अगर आप टॉप 50 में नहीं रह पाते हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी आपको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा। फिजिकल नोट्स आपको प्रोवाइड करेगा, और इवन आप मैकबुक, आईपैड, आईफोन और एयरपॉड्स भी जीत सकते हैं इस टेस्ट को देकर। बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके पैरेलल अगर हम देखें तो यूपीएससी CSE मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर इज़ कंटिन्यू। इसको एनरोल करने के लिए अनु IAS लाइव आप के थ्रू अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन है 1 ईयर का। अगर आप लेते हैं तो ये प्रीलिम्स 2022 तक चलेगा, और 2 ईयर का लेते हैं तो ये प्रीलिम्स 2023 तक चलेगा। आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा। इस बात की गारंटी है कि सब्सक्रिप्शन जो 1 ईयर का है वो जुलाई 2022 तक चलना ही चलना है,
और जो 2 साल का है वो जुलाई 2023 तक चल रहा है। ये GS आइकॉनिक कॉम्बो ऑप्शनल सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शन में आपका काम आएगा UPSC CSE के लिए। अनअकैडमी ने उन बच्चों के लिए जो एक बड़ी फीस एक साथ नहीं दे सकते हैं, उनके लिए लोन फॉर UPSC प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि ड्रीम पूरा करने के लिए आपको काम तो करना ही पड़ेगा, है ना, तो जुड़ना तो पड़ेगा। इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। 0 प्रोसेसिंग फ़ी है, 0% इंटरेस्ट रेट है, अप्रूवल 2 घंटे में अप्रूवल, 2 घंटे बाद आप अनअकैडमी की लाइव क्लासेस देख सकते हैं। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, मिनिमम पेपर वर्क है और फ्लेक्सिबल टेन्योर है। टेन्योर आप चुन सकते हैं, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, वो आप अपने हिसाब से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी कॉम्बैट जो है वो आपके लिए इंडियाज़ बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए कम्पीट क्रैक कॉन्कर UPSC एस्पिरेंट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपको प्रेफर लगे उस लैंग्वेज में आप कॉम्बैट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें स्कॉलरशिप लगभग 4 CR की है। संडे को 11 AM पर होता है, आज भी हुआ था। और बिल्कुल नए बच्चे के लिए मैं लगातार अनु IAS लाइव प्रेफर कर रहा हूं। अगर आप जुड़ना चाहें इस कॉम्बैट से, इसमें भी आपके लिए आपको बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी लगातार आपको गिफ्ट प्रोवाइड करता है। इसमें जो रैंक 1 से 3 हैं उन्हें प्लस सब्सक्रिप्शन GS का 1 ईयर का, जिनकी रैंक 4 से 10 है 75% की स्कॉलरशिप, जिनकी रैंक 11 से 50 है 50%, जिनकी रैंक 51 से 500 के बीच में है उनको 2500 की स्कॉलरशिप मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2021-22-23 के लिए 2 जून से बैच स्टार्ट है, जिसमें एक फिनिक्स बैच है। ये आपका प्री और मेंस के दोनों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है बहुत ही अच्छे ढंग से। इसमें आप देख सकते हैं कि बाइलैंग्वेल इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेजेस में ये आपको अलग अलग बैच चल रहे हैं। आप जिस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं आप उसके थ्रू जा सकते हैं, पूरी तरह इंग्लिश, पूरी तरह हिंदी या बाइलैंग्वेल। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर का बैच कोर्स है, ये भी आपका कंटिन्यू है, 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स है, NCERT प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है और प्री कम मेंस का आपका कंप्लीट पैकेज है। इन सब में 2 साल के कोर्स की अगर हम बात करें तो वो भी आपका 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं टॉप फैकल्टीज़ जो हैं वो आपको इसमें डील कर रही हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलैंग्वेल। और प्री कम मेंस के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस आपके लिए लगातार अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। जल्दी से जल्दी इसका लाभ लेने की कोशिश करिए। इसके पैरेलल NCERT के बैचेस लगातार अनअकैडमी पर चलते रहते हैं। अनअकैडमी NCERT बैचेस तो क्या बताया जाए, कब NCERT ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना इंटरेस्टिंग वे में ये बैचेस चलते हैं। ये बाइलैंग्वेल और इंग्लिश में फ़िलहाल ये बैचेस चल रहे हैं, 2 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। NCERT कंप्लीट कवरेज टू हेल्प बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर फी डिटेल दी गई है जो 90,000 से लेके 49,500 तक है। लेकिन अगर आप पर मंथ देना चाहते हैं तो 2500 रुपये प्रति माह देकर आप 3 साल लगातार अनअकैडमी के साथ जुड़े रह सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको 4,271 आपको पे करना है फॉर 36 मंथ पर मंथ। ठीक है, 12 मंथ्स के भी प्रोग्राम्स आप कंसीडर कर सकते हैं आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से। अगर आप GS और ऑप्शनल की अगर हम बात करें कॉम्बो पैक की, ठीक है, तो कॉम्बो पैक का प्लान जो है ये आपके लिए बेहतरीन प्लान है। 2806 रुपीज़ पर मंथ आप पे करके GS और ऑप्शनल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी जो भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं थ्रू अनअकैडमी ऑप्शनल, उन ऑप्शनल में से कोई एक ऑप्शनल चुनकर और GS भी साथ साथ आप इसको पिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मिनिमम फीस है पर मंथ
3 इयर्स। इसमें भी आप 24 और 12 मंथ्स के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मैंने जो कुछ भी आपको बताया है ये आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अक्षय राजे, फैज़न, अंजना, दिव्या, सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सरोजनी नायडू के बारे में कि सरोजनी नायडू का जीवन कैसा चला। आइए शुरू से शुरू करते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म जो है वो 1879 में कहाँ हुआ? हैदराबाद में। ठीक है, जन्म इनका हैदराबाद में होता है। और इनके पिता जो हैं, इनके पिता का जो नाम है वो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। अगर आप सरोजनी नायडू का पूरा नाम, वास्तविक नाम जो जन्म से जो था उनका, तो सरोजनी चट्टोपाध्याय है ना। और इनकी जो माता जी थी उनका शुभ नाम था वरदा सुंदरी। ये तो इनके माता पिता का नाम था। पिता जो हैं ये एक वैज्ञानिक थे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। और माता जो हैं वरदा सुंदरी जो हैं ये बहुत बढ़िया बांग्ला कवित्री थी। और इन दोनों के टोटल 8 संतानें थी, जिसमें सबसे बड़ी सरोजनी नायडू थी। और इनकी एक पुत्री का नाम तो आपने सुना ही होगा, पद्मजा नायडू। वो इनकी पुत्री थी, कवित्री भी रही, पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड भी रहा। खैर, तो फिलहाल हम लोग सरोजनी नायडू पे हैं। बैक टू टॉपिक। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो चूंकि इनके पिता बंगाल के थे तो सरोजनी नायडू बंगाल की थी। और चूंकि अघोरनाथ साहब जो हैं वो हैदराबाद में नौकरी करते थे, तो इसलिए हैदराबाद में सरोजनी नायडू जी का जन्म हुआ। अब आपको एक बड़ी रोचक बात बताते हैं कि सरोजनी जी जब मात्र 12 साल की थी, जब मात्र 12 वर्ष की थी, तो उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। और न केवल पास करी बल्कि टॉप किया। कितनी बड़ी और बेहतरीन बात है सरोजनी नायडू जी के लिए। 12 वर्ष में आज बच्चा हाई स्कूल भी पास नहीं करता है और इन्होंने 12वीं पास कर ली थी। और जब सरोजनी जी 13 वर्ष की थी तब उन्होंने कविता लिखी थी जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक। जब इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई जो स्कूलिंग होती है जब वो कंप्लीट कर ली, तो कंप्लीट करने के बाद इनका कविताओं में हमेशा से मन लगता था। तो इन्होंने एक पर्शियन प्ले लिखा। देखना कि जो विद्वता होती है ना वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। ये बढ़िया एग्जाम्पल आपके सामने आने जा रहा है। इन्होंने एक पर्शियन प्ले लिखा, मेहर मुनीर। और जब इन्होंने ये प्ले लिखा तो ये प्ले सीधा पहुंचा। इनके पिता ने क्या किया, इसको पढ़ने के बाद कि इतना बेहतरीन प्ले लिखा है, और उन्होंने बंटवा दिया सब जगह। तो हैदराबाद के जो नवाब थे, हैदराबाद नवाब के पास भी इनका ये प्ले पहुंचा।
जिनको हम निज़ाम कहते हैं, छठे निज़ाम थे, उनका नाम था मीर महबूब अली। तो नवाब या निज़ाम इतने ज़्यादा सरोजनी जी से प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दे दी। जैसे अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप देती है या दे रही है, बिल्कुल उसी तरह से निज़ाम ने भी सरोजनी जी को स्कॉलरशिप दे दी, और उसी स्कॉलरशिप के दम पे सरोजनी जी इंग्लैंड गई। इंग्लैंड जाकर हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। कितनी बड़ी बात। कहते हैं ना, विद्वता कभी आपको हारने नहीं देती है। तो सरोजनी नायडू के जीवन से हमें ये तो सीखने को जरूर मिलता है ना, और हम सबको ये सीखना चाहिए, है ना। तो किंग्स कॉलेज में वहाँ पर इन्होंने पढ़ाई करी, निज़ाम के सहयोग से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की। अब चूंकि ये कविता से जुड़ी हुई थी, तो इनका जो पहला कविता संग्रह था, हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से नोट करते चलिएगा। इनका जो पहला कविता संग्रह है उसका नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो इनका पहला कविता संग्रह है, जो 1912 में पब्लिश हुआ। इनका जो दूसरा कविता संग्रह था उसका नाम था बर्ड ऑफ टाइम। बर्ड ऑफ टाइम। और इनका जो तीसरा कविता संग्रह था, तीनों को आप याद रखिएगा, ठीक है, उसका नाम था ब्रोकन विंग। ये रेगुलर इंटरवल में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, है ना। आपको एक बढ़िया रोचक सी कहानी सुनाए कि सरोजनी नायडू जब इंग्लैंड में थी, तो चूंकि इनका जो नेचर था वो कवित्री वाला था, है ना, नो डाउट, है ना, और बहुत बेहतरीन कवित्री थी। तो ये इंग्लैंड में इन्होंने देखा कि क्या यूरोप के बड़े बड़े कवियों से मुलाकात हो सकती है, तो इनको मौका लगा। तो एक बड़ा नाम या एक बड़े कवि से इनकी मुलाकात हुई, जिनका नाम था एडमंड गोसे। एडमंड गोसे से इनकी मुलाकात हुई, और जब एडमंड गोसे से इनकी मुलाकात हुई तो काफ़ी इन दोनों के बीच बातचीत हुई, और बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट था। जब गोसे साहब ने सरोजनी नायडू जी की कविताओं को देखा, पढ़ा, तो उन्होंने इनको एक राय दी। देखो, सरोजनी नायडू जी बहुत ही चुलबुली और बहुत ही बुलबुली कविताएं लिखती थी बच्चों के लिए। इनका मेन फोकस एरिया होता था बच्चे। तो एडमंड गोसे ने इतना बेहतरीन इनको आइडिया दिया, और एडमंड गोसे ने ही कहा था कि सरोजनी जी, आप एक काम करो, आप भारत की दशा है, आप उस पर काम करो। अगर आपको कविताएं लिखनी हैं तो आप इंडियन कंडीशन पे आप कविताएं लिखिए। आप आज नहीं तो कल इंडिया तो जाएंगी ही, आप इंडिया जाके थोड़ा सा टहलिए, घूमिए, और जैसे ही आपको कोई टॉपिक मिल जाता है आप उस पर कविता लिखिए। तो एडमंड गोसे के मुलाकात के बाद से सरोजनी नायडू के लेखन में थोड़ा सा परिवर्तन आया, और जब वो भारत आई तो उन्होंने भारत में जो गरीबी या शिक्षा और जो महिला या कहा जाए विडो को लेकर जो उनकी दशाएं थीं, उनको लेकर उन्होंने फिर काम करना शुरू किया। तो कुछ कविताओं में उनके ये
भारत के उस समय की महिलाओं का दर्द हमें झलकता या दिखाई देता है ना। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, इसके पैरेलल अगर आपसे ये कहा जाए कि सरोजनी जी की गांधी जी से मुलाकात, गांधी जी से पहली मुलाकात कहाँ हुई, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? मुझे ये जवाब दो, पहली मुलाकात कहाँ हुई और कब हुई? तो इनकी पहली मुलाकात गांधी जी से 1914 में लंदन में ही हुई थी, यूके में ही हुई थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है ना, ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि सरोजनी जी चूंकि बंगाली थी तो इनको बांग्ला तो आती ही थी, बांग्ला के साथ साथ इनको तेलुगु भी आती थी, तेलुगु के साथ साथ इनको उर्दू भी आती थी, उर्दू के साथ साथ इनको हिंदी भी आती थी, अंग्रेजी तो आती ही थी, है ना। तो ये कह सकते हैं कि सरोजिनी नायडू बहुभाषाविद थी, बहुभाषाविद थी। तो आपको लगातार एक चीज़ तो सेंस हो रही होगी, आपके मन में बार बार एक बात तो आ ही रही होगी कि कितनी पढ़ी लिखी थी है ना। तो मैं लगातार कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होता इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराना, है ना। हालांकि इनके बारे में तो और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी तो जस्ट सरोजिनी नायडू को मैंने शुरू किया है। तो बहुभाषाविद थी। अच्छा, नो डाउट सरोजिनी नायडू जी जब अपने जीवन में 19 वर्ष की हुई तब इन्होंने विवाह किया, और ये विवाह जो है वो गैर जातीय था। बात समझना बहुत अच्छी बात है। सोचिए, हम बात कर रहे हैं आज के 125 साल पहले की, 1898 के आसपास इनका विवाह हुआ था, गैर जातीय इनका विवाह हुआ, और इनके पति जो थे उनका नाम था गोविंद राजुलू नायडू, इसीलिए इनका नाम पड़ा सरोजिनी नायडू। अब जब इन्होंने गोविंद राजुलू नायडू से विवाह करने की बात कही 19 वर्ष की अवस्था में, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि जितना भी उस समय का समाज था वो बिल्कुल एकदम विरोधी हो गया। और चूंकि इनके पिता वैज्ञानिक और पढ़े लिखे और कह सकते हैं कि अब उनकी लड़की भी थी, तो इस गैर जाति विवाह में सबसे ज़्यादा सहयोग अगर किसी व्यक्ति ने दिया तो वो इनके पिता ने दिया। फुल सपोर्ट किया सरोजिनी नायडू का और इस विवाह को संपन्न कराया। तो ये एक बड़ी बात थी सरोजिनी नायडू के जीवन की कि गैर जाति विवाह उस समय करना जिस समय भारत का जो समाज है वो रूढ़िवादी बंधनों में बंधा है। आज भी 80% फैमिलीज़ में अगर आप पूछेंगे 80-90% के आसपास, तो आपको ईज़िली ये पता चलेगा कि वो गैर जातीय विवाह को सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। अच्छा, जब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1905 में आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो गोखले जी से सरोजिनी जी की मुलाकात हुई, और यहाँ पर भी इनको एक गोखले जी ने इनसे एक कह सकते हो कमेंट किया
वो कमेंट ये था कि जैसे गोसे साहब ने कहा था कि भारत की दशा पर लिखो, वैसे ही गोखले साहब ने सरोजिनी नायडू जी से कहा था कि आप आंदोलनों पर या आंदोलन पर लेखन करें। तो सरोजिनी नायडू जी के जो लेखन है उसमें हमें, जैसे मान लो कि हम आंदोलन को कहें तो उसमें गोखले जी का प्रभाव है। अगर भारत की दशा पर उनका जो राइटिंग हो रही है उस पर अगर हम कहें तो वो एडमंड गोसे साहब इंग्लिश राइटर थे, कवि थे, पोइट थे, तो उनका प्रभाव रहा है। तो स्वदेशी आंदोलन के समय महिलाओं को एकजुट करना, महिलाओं को रोशनी देने का काम बखूबी निभाया सरोजिनी नायडू जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। क्योंकि इस तरह की जो महिलाएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई, इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसकी वजह से जो अन्य भारत की महिलाएं थीं उनको विश्वास हुआ कि जब ये महिला इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं राष्ट्रीय आंदोलन में तो हम क्यों नहीं। और बहुत ही बेहतरीन वक्ता थीं सरोजिनी नायडू, अगर वो थोड़ी देर किसी से बात कर ले तो वो उनका फैन हो जाता था। तो गोखले जी ने जब सरोजिनी जी से बातचीत करी तो वो समझ गए कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। ये एक रोचक बात थी उनके समय की। अच्छा, जब इसी में हम लोग क्रम में आगे बढ़ते हैं तो चाहे 1917 का चंपारण हो गांधी जी का, चाहे 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, और चाहे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो, हर मूवमेंट में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सरोजिनी नायडू जी ने। और जब 1930 में, अगर आपको ध्यान हो, 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया तो उस नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जेल हो गई। जब गांधी जी को जेल हो गई तो मूवमेंट को लीड करने में जो कुछ बड़े नेताओं का नाम था उसमें से एक नाम सरोजिनी नायडू जी का था। उस समय गांधी जी और सरोजिनी नायडू जी राष्ट्रीय आंदोलन पर काफ़ी चर्चा करते थे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और गांधी जी के ही कहने पे, अब सुनना ध्यान से, फिर एक पॉइंट आपके लिए, आपने सुना होगा राउंड टेबल समिट, सुना है कि नहीं? राउंड टेबल समिट के बारे में सुना है कि नहीं? गोलमेज सम्मेलन, कमेंट करिए कितने गोलमेज सम्मेलन हुए टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? देखो सबको पता है कितने, 3, टोटल 3 हुए, है ना। इसमें जो सेकंड राउंड टेबल समिट था आरटीएस, सेकंड आरटीएस में सरोजिनी जी ने पार्टिसिपेट किया था। एक और क्वेश्चन मिला, बढ़िया धमाकेदार, मिला कि नहीं मिला? कमेंट करते चलो, कमेंट करना बहुत जरूरी है। और इतने सारे पॉइंट तुम लोग को बता दिए हैं। लाइक किया कि नहीं वीडियो को? हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो। शेयरिंग, तुम लोग कंजूसी दिखा रहे हो शेयरिंग करने में। अच्छा, खैर तुम लोग कर दोगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो सरोजिनी नायडू जी की अगर हम कहें कि उनके पॉलिटिकल जो उनको राजनीतिक रूप से उनके जीवन पर अगर हम प्रकाश डालें तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और पता होगा भी कि 1925 में कानपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, है ना।
इस सेशन में जो प्रेसिडेंट बनी तो वो सरोजिनी नायडू बनी। और ये भारत की पहली महिला है ना। एनी बेसेंट को तो मैंने पढ़ाया था, 1917 में वो अधिवेशन में अध्यक्ष रही थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी पूरी तरह से, है ना। वो मैंने आपको बताया था 3 देशों से उनका जुड़ाव था, एक आयरलैंड से, एक इंग्लैंड यूके से, और फिर एक भारत से। तो वो तो विदेशी थी, लेकिन अगर हम प्योर भारतीय महिला की बात करें जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की हो, तो वो नन अदर देन सरोजिनी नायडू हैं। और 1925 कानपुर में ये अधिवेशन हुआ। और 1947 में जब हमको आज़ादी मिली, तो 1947 टू 1949 इन 2 सालों के लिए जो सरोजिनी नायडू जी हैं, ये उस समय बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस, है ना, उत्तर प्रदेश नहीं बोलते थे, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, यूपी की पहली महिला राज्यपाल, है ना, फर्स्ट गवर्नर एवर एनी ऑफ इंडियन स्टेट, है ना। जब ये फर्स्ट गवर्नर बनी तो बड़ी रोचक बात है, जब 1947 में पंडित नेहरू ने इनका नाम आगे किया, तो सरोजिनी नायडू जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक पद को एक्सेप्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं सीएम या गवर्नर या कुछ ऐसा बनूं, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन सरोजिनी जी पंडित नेहरू की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पंडित नेहरू जी के बारे में आपको बता दूं कि पंडित नेहरू से सरोजिनी जी की पहली मुलाकात भाई, जब पता हो तो सब पता हो, है ना। पहली मुलाकात 1916 में हुई थी, ठीक है। और पंडित नेहरू की वो इतना रिस्पेक्ट करती थी कि जब पंडित नेहरू ने 1947 में कहा कि आपको गवर्नर बनना है, तो सरोजिनी जी उसको डिनाई नहीं कर पाई। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, सरोजिनी नायडू जी ने। वो स्टेटमेंट ये था कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ जैसे कैद किए गए जंगल के पक्षी के समान। जैसे किसी जंगल के पक्षी को कैद कर लिया जाता है, बिल्कुल मैं वैसा महसूस कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं गवर्नर बनूं या इस तरह का कोई पद धारण करूं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं पंडित नेहरू जी की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं उनकी बात को टाल नहीं सकती। उन्होंने कहा अगर सरोजिनी नायडू जी की चलती तो शायद वो इस पद को एक्सेप्ट नहीं करती, है ना। अच्छा, इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आप याद रखिए कि 1917 में सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की।
और ये भारत की पहली महिला थी जो, ध्यान से देखना, ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस में भाग लिया, है ना? जो नहीं, यहाँ पे कर दो जिन्होंने ईस्ट अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला थी। कितना बढ़िया पॉइंट है ना? क्या सरोजिनी नायडू के बारे में आप ये सब जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं तो इसको नोट जरूर करना। और इन्होंने महिलाओं के लिए अफ्रीका में जो भी काम किए, तो इनको कैसर हिंद का मेडल भी जैसे गांधी जी को मिला था, वैसे इनको भी यूके की गवर्नमेंट ने दिया। और सरोजिनी जी की जो कविताएं हैं, इन कविताओं का जो केंद्र बिंदु रहा, उस केंद्र बिंदु में सबसे पहले अगर आपको टिक करना है तो आप बच्चे को टिक करेंगे या बच्चों को। उसके बाद इन्होंने महिला उद्धार, उसके बाद आप विधवा, अगर एज एन टॉपिक आपको देखना हो तो विधवा उद्धार के लिए इन्होंने कार्य किया। आपको बड़ा मतलब जान के ताज्जुब होगा कि आपको बताएं कि जब सरोजिनी नायडू जी ने विधवाओं की दशा पर गौर किया तो भारत में 1947 के पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो बड़ी ही अजीब थीं। और जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे, वो 5, 10, 15, 20, 50, 100 शादियां किया करते थे। तो पॉलीगैमी का सिस्टम भारत में भी था और आम जन जो थे, थोड़ा बहुत भी अगर उनके पास पैसा था, अगर वो खर्चा वहन कर सकते थे, तो वो ढेर सारी महिलाओं से विवाह करना, ये सिस्टम बड़ा ही अजीब था उस समय। और समय समय पे सती का भी समाचार आ जाता था। तो सरोजिनी नायडू जी ने जब भारत भ्रमण किया और उन्होंने विधवाओं की दशाएं देखी, तो अब ज़रा समझिए कि मान लीजिए कि अगर कोई पैसे वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने 50 शादियां कर रखी हैं, है ना, और वो अपने 60-65 साल में भी वो शादी की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, और मान लीजिए उन्होंने कर भी ली, तो उनकी मृत्यु के बाद 1-2 महिलाएं विधवा नहीं होती थीं, पूरी की पूरी 50, 51, 52, 55 जितनी भी उनकी पत्नियां हैं, वो सब एक साथ विधवा होती थी। अब जरा आप 2 मिनट सोच के देखिए कि अगर सती प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है, मान लीजिए, तो सती में तो यही होता है कि भाई पति के मृत्यु पर पत्नी को पति के साथ जलाया जाएगा। एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस थी। राजा राम मोहन राय ने इस पर विशेष रूप से काम किया। हालांकि पूरे भारत में वो उसको अप्लाई नहीं करा पाए, और काफ़ी समय तक तो बंगाल में, लेकिन उसके बाद कलकत्ता और मद्रास में, बम्बई और मद्रास में लागू किया गया। और पूरे भारत में तो वैसे भी अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, तो पूरे भारत में तो वैसे भी लागू नहीं था सती, एंटी सती जो एक्ट था। तो यहाँ पर कहने का मुद्दा ये है कि जब 50-60 महिलाएं एक साथ सती हो रही हैं, या 100 शादियां लोग कर लेते थे, तो सती प्रैक्टिस कैसे? क्या उन 100 को
जलाया जाएगा। तो फिर वो सती कहाँ रहा, वो तो जौहर हो गया। क्या वो सती रहा? नहीं, जौहर हो गया। ग्रुप ऑफ विमेंस। तो ये बड़ा ही, ये जो बैड प्रैक्टिस थी इंडिया की कुछ, उससे न केवल भारतीय बल्कि अंग्रेज तक परेशान थे। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की कुछ जनजातियां थीं, खोंड जनजाति के बारे में आपने सुना होगा। उनके यहाँ बड़ी अजीब अजीब प्रैक्टिस थी। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि मानव बलि दी जाती थी, जिसको मेरिया बलि कहा जाता था। और ये जो खाल होती है गर्दन के पास की, इस खाल में इस तरह से हुक फंसा के लटकाया जाता था। चूँकि एनसीईआरटी में है इसलिए ये मैं बता भी पा रहा हूँ, नहीं तो अगर किसी बुक में पढ़ा होता तो शायद मैं इसको नहीं बताता। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो आपके अंदर संवेदनाओं को पैदा करती हैं, भावनाओं को पैदा करती हैं। तो इस तरह की बातें शायद एनसीईआरटी में इसीलिए लिखी हैं। तो जब अंग्रेज़ों को मालूम चला कि वो खाल में हुक फंसा के वो लटका देते हैं, तो अंग्रेज भी कांप गए। उनको भी लगा ऐसा ना हो किसी दिन अंधेरे में पकड़ के हमको ले जाएं, है ना, एक गोरा चिट्टा है, इसकी बलि दी जाए, है ना। तो उन्होंने जो नरबली प्रथा है उसको समाप्त करने का आदेश दिया। सब आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो बड़ी ही रोचक कह सकते हैं कि बातें हम लोग प्रस्तुत करते समय तो रोचकता ला सकते हैं, लेकिन अगर हकीकत में आप इन सब चीज़ों को देखें तो वाकई में बहुत। तो मैं ये कह रहा था कि सरोजिनी नायडू, फिर इन विधवाओं का हुआ क्या? तो विधवाओं के पास बचे दो ऑप्शन थे। पहला, या तो वो सती जैसी प्रैक्टिस को एडॉप्ट कर लें, या जो विधवाएं थीं उनको सिर मुड़ाकर एक अंधेरे कमरे में जीवन भर रहना पड़ता था। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कन्या है, 11-12 साल में उसका विवाह हो गया और 1-2 साल बाद वो विधवा हो गई। अब बताइए 12 साल की विधवा, उसकी पूरी लाइफ उसके सामने पड़ी हुई है। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशन में बैड प्रैक्टिसेस हैं, उनके थ्रू हम क्या कहना चाहें। देखो, एक बात मैं और तुमको बताऊं, आज हम लोग ने सुबह भगत सिंह को पढ़ा, तो भगत सिंह ईश्वर को नहीं मानते थे, मैंने आपको सुबह बोला था, है ना। और वो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर ईश्वर को ना मानने की बात करते थे, है ना। तो ये जो घटनाक्रम रहा, इससे महिलाओं के स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है महिलाओं के पास? उनके पास दूसरा ऑप्शन है, मेरे प्यारे बच्चे, भाग जाने का। बात समझो। अब आपको यह समझ में आएगा कि भाग के जाएं कहां। बताइए महिलाएं भाग के कहां जाएंगी? आप बताइए। या तो वो बुरे काम में लिप्त हो जाएंगी, बुरे कार्यों में, समझ गए, या वो मंदिर या मठ जैसे, अगर किस्मत अच्छी हुई तो मंदिर मठ जैसे ठिकानों में पहुंच जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनको राहत मिल जाएगी।
अन्यथा तो आप समझ ही रहे हो, या तो वो बुरे कार्यों में लिप्त हो जाएंगी, या उन्हें 12 साल से लेके मृत्यु तक अंधेरे कमरे में सिर मुड़ा के रहना पड़ेगा, या वो सती हो जाएं। तो जरा 2 मिनट सोच के देखिए मेरी बात पर, 2 मिनट सोच के देखना, जरूर सोचना आज कि अगर कोई महिला सिर मुड़ाकर अंधेरे कमरे में 70-80 साल, 60 साल, 90 साल रहने को तैयार नहीं है, सॉरी, तो उसे फायदा किस चीज में हो रहा है? उसे फायदा सती होने में हो रहा है, या 80-90 साल तक अंधेरे कमरे में अपना जीवन जीने में हो रहा है? तो बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें फायदा सती में लगता था। अरे थोड़ी देर का कष्ट है, निपटो, नहीं जीवन भर का कष्ट कौन झेले? कमरे में दरवाजा है, नीचे हल्का सा उसमें होल है, वहीं से रोटी खिसका दी। इस तरह से पूरा जीवन विधवाओं का चल रहा है। तो चाहे सरोजिनी नायडू हों, चाहे एनी बेसेंट हों, चाहे आपने पंडित रमाबाई रानाडे हों, चाहे डीके कर्वे हों, इन सब लोगों ने महिला उद्धार पर, या स्वामी दयानंद सरस्वती हों, महिला शिक्षा पर सबसे ज़्यादा काम किया। डीएवी ने, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ने सबसे ज़्यादा काम महिला शिक्षा पर किया। तो इन सब लोगों ने महिलाओं पर क्यों फोकस किया? इसीलिए फोकस किया कि दशा वाकई में बहुत खराब थी। क्या कहा जाए, अच्छा, जब 1949 में सरोजिनी जी की डेथ हुई, देहावसान हुआ, उसके बाद भी याद रखना 1961 में इनकी एक पोइट्री पब्लिश की गई थी 1961 में। उस पोइट्री का नाम जरूर याद रखना, क्योंकि वो एकमात्र है जो आफ्टर डेथ पब्लिश की गई। उसका नाम था द फादर ऑफ डॉन। डॉन नाम से समाचार पत्र पाकिस्तान में चलता है, द डॉन, है ना। तो ये बड़ी ही कुछ रोचक बातें थी सरोजिनी नायडू जी के बारे में। अब आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने हम कह सकते हैं कि बच्चों को लेकर उन्होंने कविताएं लिखी, महिलाओं को लेकर कविताएं लिखी, आंदोलनों में महिलाओं को पुश किया, है ना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 1942 के जो मैंने यहाँ बताया था आपको, 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसमें इनको 21 माह की जेल हुई थी। इक्कीस महीने की जेल हुई थी। खैर, तो ऐसा कुछ था सरोजिनी नायडू का जीवन और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब मैं आपको यहाँ पर बस थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि कल हम लोगों के
इस मंथ के लास्ट पर्सनालिटी है, नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोहनदास करमचंद गांधी। तो कल शाम 5 को गांधी जी पर हम लोग कार्य करेंगे और नेक्स्ट मंथ पर्सनालिटी को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट मंथ की जो पर्सनालिटी है वो फर्स्ट डे जो होगा जून का, उस डे पे मैं आपको सारी 14 की 14 पर्सनालिटी आपको दिखा दूंगा, जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना मेरे प्यारे बच्चों। और जहाँ तक आपके फायदे की बात है, आपको कहते नहीं है चित भी मेरा पट भी मेरा, तो बिल्कुल उसी तरह का ये प्रोग्राम है यूसीएससी का 10 से 13 जून को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हर एक चीज़ का जो भी मैंने आपको बताई है, ज़रूर से ज़रूर इसको आप एनरोल करिएगा अपने आप को, बिल्कुल फ्री है। 13 जून को ज़रूर अपीयर होना है, इसे इंडिया का लार्जेस्ट टेस्ट बनाना है और ये आपको उसमें प्राइजेज़ हैं। 1 से 50 बच्चों को डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि इतनी बेहतरीन पर्सनालिटी आपको बताएंगी कि कैसे यूपीएससी सीएसई 2021 क्रैक करना है। इन केस अगर आप टॉप 50 में नहीं हैं तो स्कॉलरशिप 25% से 100%, फिजिकल नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, मैकबुक, आईपैड, आईफोन, एयरपॉड्स भी आप जीत सकते हैं। तो नो डाउट मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, है ना। और इसके साथ साथ ये जो सब्सक्रिप्शन ऑफ़र हैं, है ना, ये जो लोनिंग का आपके लिए है, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो देखो, पढ़ रहे हो तो फिर अच्छे से पढ़ो, है ना। मैं लगातार एक ही बात कहता हूँ और भगत सिंह भी यही बात कहते थे। सरोजिनी नायडू जी को पढ़कर आपको लगा कि 12 साल में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, इतनी बढ़िया कविता लिखी कि स्कॉलरशिप मिल गई। तो ये सब चीज़ें मैं लगातार कह रहा हूँ, पर्सनालिटी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो, है ना। तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी तो देश की पर्सनालिटी डेवलप होगी, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ किसी बच्चे के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई दुविधा हो तो बताओ मुझे। और जैसा कि मैं आप लोगों से लगातार कहता हूँ कि मन की बात ज़रूर किया करो। राजन राज, दिव्या, खुशी एस, तो सरोजिनी नायडू को आज हम लोगों ने पढ़ा, कल 5 बजे हम लोग गांधी जी को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतने गंभीरता के साथ सुनने के लिए, समझने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सभी प्यारे बच्चों को। और कल गांधी जी, हालांकि 1 घंटे में गांधी जी को समझ पाना मुश्किल है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि क्लास के बाद आपको 1% भी ये ना लगे कि वो रह गया, है ना। पूरे दलबल के साथ, दलबल का मतलब जो क्रीम पॉइंट्स हैं, और गांधी जी की विचारधारा के साथ हम लोग कल शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सभी प्यारे बच्चों को। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।